नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी टू चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगा जीके और जीएस की कंप्लीट थ्योरी, कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया कंटेंट और परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सटीक तैयारी। यहाँ हमारा लक्ष्य है रटना नहीं बल्कि समझ कर पढ़ना, ताकि आप हर परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ सफल हो सकें। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हैं स्टडी टू चैंपियन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा जो मुख्य मिशन है ना, वो बहुत ही खास है। आज हम मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बिल्कुल, आज हम इसी की पूरी थ्योरी को बहुत ही आसान और सरल भाषा में डिकोड करने वाले हैं। अक्सर देखा गया है कि परीक्षाओं में जीव विज्ञान के इस हिस्से से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि आज के बाद शरीर विज्ञान का कोई भी प्रश्न विद्यार्थियों के लिए पहेली न रहे। तो साथियों, स्क्रीन पर जो सबसे पहला 3D चित्र उभर कर आ रहा है, जरा उस पर गौर कीजिए। ये एक मानव शरीर का पारदर्शी ढांचा है जिसके अंदर कई अंग जैसे हृदय, फेफड़े और पाचन तंत्र एकदम नीले और लाल रंग की नियॉन लाइट की तरह चमक रहे हैं। हाँ, और ये विजुअल हमें दिखा रहा है कि बाहर से शांत दिखने वाला हमारा शरीर अंदर से कितना डायनामिक और सक्रिय है। सही कहा। तो इस चमकती हुई मशीन को समझना शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है शरीर का आधारभूत ढांचा और चयापचय यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। इस ढांचे की शुरुआत आखिर होती कहां से है? अगर हम इस ढांचे को डिकोड करें तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करनी होगी। इसे एक एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। जैसे एक बहुत बड़ी इमारत का निर्माण छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर किया जाता है ना, वैसे ही जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका या सेल। और जब समान कार्य और उत्पत्ति वाली ये कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो एक समूह बनाती हैं जिसे हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। एग्जैक्टली। और विद्यार्थियों को ये तथ्य जरूर याद रखना चाहिए कि विज्ञान की जिस शाखा में इन ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी, ये परीक्षाओं में सीधे पूछा जाने वाला प्रश्न है। जी। इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि यही ऊतक जब आगे मिलते हैं तो वो अंग का निर्माण करते हैं, जैसे कि हमारा हृदय या यकृत। और फिर कई अंग मिलकर एक पूरा तंत्र या सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि हमारा पाचन तंत्र। इसका मतलब है कि कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से तंत्र। ये एक पूरी व्यवस्थित चेन है और इस चेन में एक बहुत ही दिलचस्प गोल्डन फैक्ट है। वो क्या? विज्ञान के अनुसार एक सामान्य मानव शरीर में लगभग 79 अंग माने जाते हैं। ये 79 अंग मिलकर इस पूरी जटिल मशीन को बिना रुके चलाते हैं। 79 अंग, ये आंकड़ा अपने आप में विज्ञान का एक चमत्कार है। अब इसी 3D मॉडल के बगल में एक और बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया का एनिमेशन चल रहा है, मेटाबॉलिज्म। हाँ, चयापचय या मेटाबॉलिज्म। इस एनिमेशन के ऊपरी हिस्से में कुछ छोटे और सरल अणु आपस में जुड़कर एक जटिल संरचना बना रहे हैं जिसे उपचय या एनाबॉलिज्म कहा गया है। जैसे जैसे शरीर में मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन का बनना। और ठीक उसके नीचे देखिए, एक बड़ी जटिल संरचना टूटकर एटीपी यानी ऊर्जा के रूप में बिखर रही, जिसे अपचय या कैटाबॉलिज्म कहा गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का टूटना। बिल्कुल, यही एनिमेशन जीवन की असली रासायनिक प्रयोगशाला का दृश्य है। शरीर में हर सेकंड होने वाली इन सभी निर्माण और विनाश की रासायनिक क्रियाओं के योग को ही चयापचय कहते हैं। परीक्षा के नजरिए से यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चयापचय ही सजीवों का सबसे अनिवार्य और विशिष्ट लक्षण है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बिना इस लगातार निर्माण और विनाश के चक्र के किसी भी जीव के जीवित रहने की कल्पना करना भी असंभव है। यही वो प्रक्रिया है जो ऊर्जा पैदा करती है और शरीर की मरम्मत करती है। बिल्कुल सही। तो शरीर का ढांचा तो समझ आ गया, ऊर्जा भी बन रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व शरीर के हर कोने तक पहुंचते कैसे हैं? इसके लिए चलते हैं शरीर के हाईवे की तरफ। हमारा मानव परिसंचरण तंत्र। हमारे सामने जो नया ग्राफिक्स है
उसमें एक इंसान के शरीर के अंदर लाल और नीले रंग की नलिकाओं का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। जो बिल्कुल किसी महानगर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा लग रहा है। हाँ, और स्क्रीन के कोने में एक महान वैज्ञानिक की तस्वीर भी है, विलियम हार्वी। हाँ, विलियम हार्वे का नाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अहम है। वर्ष 1628 में इन्होंने ही रक्त परिसंचरण की खोज की थी। इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मुख्य काम है पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और आवश्यक हार्मोन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना, और साथ ही शरीर के अपशिष्ट पदार्थों यानी कचरे को बाहर निकालने के लिए किडनी या फेफड़ों तक वापस लाना। इस सिस्टम के मुख्य घटक होते हैं हृदय, रक्त, रक्तवाहिकाएं और लसिका। इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो सबसे मुख्य जंक्शन या कहीं की पंपिंग स्टेशन है, जी हाँ, वो है हमारा मानव हृदय। जी हाँ। स्क्रीन पर हृदय का जो धड़कता हुआ 3D विजुअल है, उसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि यह बक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। और इसके चारों ओर एक खास सुरक्षा आवरण है जिसे पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं, जो इसे बाहरी झटकों से बचाती है। इस हृदय की आंतरिक संरचना को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 कक्षों को अलिंद कहते हैं और नीचे के 2 कक्षों को निलय कहते हैं। यहाँ परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम पॉइंट छिपा है। जी, इन चारों कक्षों में से बायां निलय सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष होता है। बिल्कुल। और इसका कारण ये है कि दायां हिस्सा तो केवल फेफड़ों तक रक्त भेजता है, जो बिल्कुल पास है, लेकिन बाएं निलय को इतनी ताकत से सिकुड़ना होता है कि रक्त सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक दबाव के साथ पहुंच सके। गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ भी काम करना होता है ना, इसलिए इसकी दीवारें सबसे ज्यादा मोटी और मजबूत होती हैं। ये गुरुत्वाकर्षण वाला पॉइंट बहुत ही शानदार है। अब इस रक्त को ले जाने वाली 2 मुख्य सड़कें हैं, धमनियां और शिराएं, जो विजुअल में लाल और नीले पाइप जैसी दिख रही हैं। इनमें क्या बुनियादी अंतर है? धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अलग अलग अंगों तक ले जाती। चूंकि हृदय इन्हें बहुत दबाव के साथ पंप करता है, इसलिए धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। दूसरी तरफ शिराएं शरीर से अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय तक लाती हैं। इनमें दबाव कम होता है। और रक्त वापस पीछे न गिरे, इसके लिए शिराओं के अंदर खास वॉल्व लगे होते हैं। लेकिन यहाँ जीव विज्ञान का एक बहुत प्रसिद्ध अपवाद भी तो है। जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जी हाँ, और विद्यार्थियों को इसे नोट कर लेना चाहिए। नियम के अनुसार धमनियों में शुद्ध रक्त होना चाहिए, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये हृदय से अशुद्ध रक्त को साफ होने के लिए फेफड़ों तक ले जाती है। इसी तरह फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जो अपवाद स्वरूप फेफड़ों से शुद्ध रक्त वापस हृदय तक लाती है। अपवादों से ही तो सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। इसी परिसंचरण तंत्र में एक शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, मानव में दोहरा परिसंचरण। इसका क्या अर्थ है? दोहरा परिसंचरण का सीधा सा मतलब है कि मानव शरीर में रक्त एक पूरा चक्कर पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है। अच्छा, पहला चक्र है हृदय से फेफड़ों तक जाना और ऑक्सीजन लेकर वापस हृदय में आना, और दूसरा चक्र है उसी ऑक्सीजन वाले रक्त का हृदय से पूरे शरीर में जाना और अशुद्ध होकर वापस हृदय में आना। मतलब ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त और बिना ऑक्सीजन वाला अशुद्ध रक्त कभी आपस में न मिले। बिल्कुल सही। अब परिसंचरण तंत्र के इस विजुअल में हमें रक्त के साथ साथ लसिका का नेटवर्क भी दिखाया गया है। रक्त तो एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी यह हल्का क्षारीय होता है। लेकिन ये लसिका क्या है? लसिका एक रंगहीन द्रव है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं यानी हीमोग्लोबिन नहीं होता। इसे ऊतक द्रव भी कहा जाता है। इसे एक मिडलमैन या बिचौलिए की तरह समझे। हाँ, धमनियां हर एक कोशिका के अंदर तक नहीं जा सकती, तो रक्त से पोषक तत्व निकलकर इसी लसिका द्रव में आते हैं और फिर कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। इसका एक बहुत विशिष्ट काम है, पचे हुए वसा का परिवहन करना और लिम्फोसाइट्स की मदद से शरीर को बीमारियों और संक्रमण से बचाना। तो शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो हमने बारीकी से समझ लिया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल, इस हाईवे पर जो पोषक तत्व और ऊर्जा दौड़ रही है, वो आखिर बन कहाँ रही है? इस सवाल का जवाब मिलेगा हमारे अगले सेक्शन में, पाचन तंत्र। भोजन से ऊर्जा तक का सफर। हमारे सामने जो नया 3D विजुअल है, उसमें मुख से लेकर गुदा तक एक लंबी नली चमक रही है। इसे आहार नाल कहते हैं
और इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। ये 9 मीटर लंबी फैक्ट्री मुख्य रूप से भोजन के जटिल अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करती है। इसके कई चरण होते हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को मुख में लेना। फिर पाचन, उसके बाद पचे हुए भोजन का रक्त में अवशोषण। इसके बाद आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, ये शब्द थोड़ा तकनीकी लग रहा है। अवशोषण के बाद इस प्रक्रिया का क्या महत्व है? देखिए, अवशोषण का मतलब तो सिर्फ इतना है कि भोजन आंतों से निकलकर रक्त में चला गया, लेकिन स्वांगीकरण वह प्रक्रिया है जहां शरीर की कोशिकाएं उस रक्त से पोषक तत्वों को खींचकर उनका असल में इस्तेमाल करती हैं। चाहे वो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए हो या एटीपी के रूप में ऊर्जा पैदा करने के लिए। एकदम सही। और अंत में जो पच नहीं पाता वो मलतीयक के जरिए बाहर हो जाता है। यह एक बहुत ही स्पष्ट व्याख्या है। अब अगर इस पाचन की शुरुआत को देखें तो विजुअल में लार ग्रंथियां चमकती हुई दिख रही हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि खाना सीधे पेट में जाके पचना शुरू होता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। लार में मौजूद डायलिन या एमाइलेज नाम का एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और जब वो भोजन ग्रासनली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है तो वहां वो लगभग 3 से 4 घंटे रुकता है। आमाशय की दीवारों में मौजूद जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन स्रावित करती हैं। पेप्सिन प्रोटीन को सरल रूप यानी पेप्टोन में बदलता है। लेकिन पेप्सिन तभी काम कर सकता है जब माध्यम अम्लीय हो। यही काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। इसे एक एसिड बाथ की तरह समझें। यह न केवल पेप्सिन के लिए सही माहौल बनाता है, बल्कि भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को पूरी तरह नष्ट कर देता है। पेट के इस एसिड बाथ से निकलकर भोजन आगे बढ़ता है और मुलाकात होती है शरीर के एक सुपरस्टार अंग से, यकृत। स्क्रीन पर यकृत का एक विशाल त्रिकोणीय आकार दिख रहा है और उसके ठीक नीचे एक हरे रंग की छोटी सी थैली है जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है पित्त का निर्माण करना, जो उस हरे रंग के पित्ताशय में जमा होता रहता है। पित्त का मुख्य कार्य वसा का इमल्सीकरण करना है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे चिकनाई वाले बर्तनों पर जब हम डिश सोप डालते हैं तो वो बड़ी चिकनाई को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है ताकि वो आसानी से साफ हो जाए। बिल्कुल वैसे ही पित्त रस वसा की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है ताकि एंजाइम उस पर काम कर सकें। यहाँ विद्यार्थियों के लिए आहा मोमेंट है। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी वसा के पाचन और भोजन को क्षारीय बनाने के लिए इसके बिना काम नहीं चल सकता। बिना एंजाइम के इतना महत्वपूर्ण काम, ये तथ्य परीक्षाओं में कई बार फंसाता है। इसके बाद चित्र के निचले हिस्से में अग्न्याशय सक्रिय होता हुआ दिख रहा है। अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन नाम का प्रमुख एंजाइम होता है जो बचे हुए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। विज्ञान में इसे पूर्ण पाचक रस का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन तीनों को पचाने की क्षमता होती है। और अंततः ये सारा पचा हुआ भोजन अपनी मंजिल यानी छोटी आंत में पहुंचता है। वो छोटी छोटी उंगली नुमा संरचनाएं हिल रही हैं। इन्हें विल्ली कहते हैं। ये विल्ली अवशोषण का सतही क्षेत्रफल कई गुना बढ़ा देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व रक्त में सोखे जा सके। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण इसी भाग में पूरा होता है। छोटी आंत से जुड़ा एक और गजब का एग्जाम पॉइंट याद आ रहा है। जो शाकाहारी जंतु होते हैं जैसे गाय या हिरण, उनकी छोटी आंत की लंबाई मांसाहारियों की तुलना में काफी अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शाकाहारी भोजन में सेल्यूलोज होता है जिसे पचने में मांस की तुलना में बहुत ज्यादा समय लगता है। चलिए, अब तक हमने शरीर का ढांचा बना लिया, भोजन से ईंधन बना लिया और उसे ट्रांसपोर्ट भी कर दिया। लेकिन शरीर के करोड़ों कोशिकाओं को कैसे पता चलता है कि कब कौन सा एंजाइम छोड़ना है या कब हृदय की धड़कन बढ़ानी है? इस पूरी मशीन का कंट्रोल रूम कहाँ है? इस सवाल का जवाब है अंतःस्रावी तंत्र। स्क्रीन पर अब जो विजुअल है उसमें पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पर हरे रंग के बिंदु चमक रहे हैं। ये तंत्र वास्तव में शरीर का केमिकल मैसेंजर या वाईफाई सिस्टम है। हमारा तंत्रिका तंत्र तारों की तरह काम करता है, लेकिन अंतःस्रावी तंत्र बिना तारों के सिग्नल भेजता है। इसमें नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां अपना स्राव, जिसे हम हार्मोन कहते हैं, सीधे रक्त में छोड़ देती हैं।
और रक्त के जरिए वो पूरे शरीर में अपनी सही जगह पहुंच जाता है। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक माना जाता है। विजुअल में इन चमकते हुए बिंदुओं के बीच एक स्पष्ट पदानुक्रम नजर आ रही है। सबसे ऊपर दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस बैठा है, जिसे सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये पूरे सिस्टम का बॉस है। और हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये बॉस से निर्देश लेकर शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो व्यक्ति में भीमकायता आ जाती है, शरीर असामान्य रूप से विशाल हो जाता है। और अगर ये कम बने तो बौनापन की स्थिति पैदा होती है। पीयूष ग्रंथि से नीचे आए तो हमारे गले में एक तितली के आकार की ग्रंथि चमक रही है। ये थायराइड ग्रंथि है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म की गति को तय करता है। अगर हमारे भोजन में आयोडीन की लंबे समय तक कमी हो जाए तो यही थायराइड ग्रंथि सूजकर बड़ी हो जाती है, जिसे घेंघा रोग कहा जाता है। इसके अलावा चित्र में दोनों किडनी के ठीक ऊपर टोपियों जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये अधिवृक्क ग्रंथियां हैं। इन्हें आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। इसे ऐसे समझें, जब किसी इंसान के सामने अचानक कोई जंगली जानवर आ जाए तो जो एकदम से डर और ऊर्जा की लहर दौड़ती है, वो इन्हीं ग्रंथियों के कारण है। ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती हैं, जिससे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ये पलक झपकते ही हृदय गति और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है ताकि शरीर भागने या लड़ने के लिए तैयार हो सके। इस कंट्रोल रूम में एक और ग्रंथि को दोबारा हाईलाइट किया गया है, अग्नाशय। हमने पाचन में इसका जिक्र किया था, लेकिन यहाँ इसे जूम करके इसके अंदर की कोशिकाओं का एक गुच्छा दिखाया जा रहा है, जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। ये पाचन के लिए एंजाइम भी बनाती है और कंट्रोल के लिए हार्मोन भी। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में दो मुख्य कोशिकाएं होती हैं। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं, जो रक्त में शर्करा के स्तर को कम करके उसे कोशिकाओं के अंदर भेजता है। और अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन बनाती हैं, जो जरूरत पड़ने पर रक्त शर्करा को वापस बढ़ाता है। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला तथ्य यही है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है, क्योंकि शर्करा कोशिकाओं में जाने के बजाय रक्त में ही तैरती रह जाती है। ये समन्वय सच में अद्भुत है। शरीर के रखरखाव और नियंत्रण की तो पूरी बात हो गई, लेकिन इस जीवन को, इस प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने वाला तंत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे जनन तंत्र की ओर। विजुअल में जनन हार्मोन और अंगों को प्रदर्शित किया गया है। पुरुषों में वृषण होते हैं, जो टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन बनाते हैं। ये शुक्राणु निर्माण और पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं महिलाओं में अंडाशय होते हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करते हैं। एस्ट्रोजन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है और प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। यहाँ विजुअल में एक शुक्राणु की सूक्ष्म संरचना का बहुत ही शानदार 3D मॉडल मौजूद है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। सिर, जिसमें आनुवंशिक जानकारी वाला केंद्रक होता है, मध्य भाग और एक लंबी पूंछ जो इसे तैरने में मदद करती है। परीक्षा के नजरिए से शुक्राणु का मध्य भाग सबसे महत्वपूर्ण है। इस मध्य भाग में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये एक हाई पावर बैटरी पैक की तरह काम करता है। मादा के शरीर में अंडे तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा और चुनौतीपूर्ण होता है, जिसके लिए शुक्राणु को जो लगातार एटीपी ऊर्जा चाहिए वो इसी मध्य भाग के माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। यह भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा का अंडा ही होता है। जनन तंत्र का यह विज्ञान प्रकृति की सबसे जटिल रचनाओं में से एक है। अब इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव में उन की एग्जाम फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्रों में सीधे सीधे छपते हैं। इन तथ्यों को विद्यार्थियों को अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लेना चाहिए। तथ्य नंबर 1, एक स्वस्थ इंसान का सामान्य रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। तथ्य नंबर 2, रक्त समूहों में सर्वदाता O नेगेटिव है, जो किसी को भी खून दे सकता है, और सर्वग्राही AB पॉजिटिव है, जो किसी से भी खून ले सकता है। इसी सूची में आगे जोड़ते हुए तथ्य नंबर 3, एक वयस्क इंसान के हृदय की धड़कन विश्राम की अवस्था में सामान्य रूप से 72 बार प्रति मिनट होती है। तथ्य नंबर 4, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का एनेमल होता है, जो हमारे दांतों की सबसे ऊपरी सफेद परत है। और तथ्य नंबर 5, हमारे रक्त में मौजूद लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। अपना चक्र पूरा करने के बाद ये प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती हैं,
इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन संकलन। और इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ हमारी स्क्रीन पर आज का सबसे बड़ा सफलता मंत्र भी चमक रहा है। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। बिना बार बार रिवीजन किए परीक्षा हॉल के दबाव में ये सारे तथ्य कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। अगर इस पूरी गहन चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 79 अंगों, खरबों कोशिकाओं और इतने सारे अलग अलग तंत्रों वाला ये मानव शरीर एक बेहतरीन, स्वचालित और जटिल मशीन की तरह एक साथ मिलकर काम करता है। परिसंचरण तंत्र इंजन के तेल और हाईवे की तरह काम कर रहा है। पाचन तंत्र लगातार ईंधन बना रहा है। अंतस्त्रावी तंत्र वाईफाई की तरह इस पूरी मशीन की गति को कंट्रोल कर रहा है और जनन तंत्र जीवन की निरंतरता बनाए हुए है। ये वास्तव में प्रकृति का सबसे उन्नत और परिष्कृत विज्ञान है। इस शानदार निष्कर्ष के साथ हमारा आज का ये स्टडी टू चैंपियन का खास सेशन यहीं संपन्न होता है। हमेशा हमारे इस चैनल के मूल मंत्र को याद रखें। रटना नहीं, समझकर पढ़ें, चैंपियन बनें। अगर आपको आज की ये क्लास और ये 3D विजुअल आधारित पढ़ाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे।